एक बड़ी खबर आपको बता देती हूं। प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी मिली है। सतना के एक युवक ने एक पोस्ट किया है और उसमें जान से मारने की धमकी। उसने लिखा कि मेरे घर के बारे में अगर बोलता तो मैं गला काट देता। ये एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है क्योंकि प्रेमानंद जी, उनकी जो फैन फॉलोइंग है, उसके बाद जिस तरीके का बयान उनकी तरफ से आया, उसके बाद पूरे देश में इसी पर चर्चा है। और अब सतना के एक युवक ने एक पोस्ट कर धमकी दी है। धमकी भरा ये पोस्ट सोशल मीडिया पर उसने पोस्ट किया है और उसके बाद अब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। उस शख्स ने लिखा है, मेरे घर के बारे में बोलता तो मैं गला काट देता। ये बहुत बड़ी खबर है। प्रेमानंद जी महाराज को अब जान से मारने की धमकी भी दी गई है। यानी कि ये जो बयानबाजियां हैं, इसका क्या कुछ असर समाज पर पड़ रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से अब उनको धमकी दी जा रही है, यानी कि समाज पर इसका असर ठीक नहीं है, जिसके बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं कि क्या अब सोच समझकर बोलने की जरूरत है ताकि कोई आहत ना हो। लेकिन अब सतना से ये बड़ी खबर, सतना का एक युवक जिसने एक पोस्ट किया और उस पोस्ट में लिखा कि मेरे घर के बारे में बोलता तो मैं गला काट देता। ये बड़ी खबर अब सामने आ रही है। प्रेमानंद जी महाराज को लेकर सतना के एक युवक ने एक पोस्ट की है और उस पोस्ट में साफ तौर पर उसने लिखा है कि अगर मेरे घर के बारे में बोलता तो मैं गला काट देता। तो प्रेमानंद जी महाराज का एक बयान, उस बयान के बाद से लगातार वो भी सुर्खियों में है और उसके बाद अब एक धमकी भी उनको मिलती है। पूरा पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। माया सिंह सामाजिक कार्यकर्ता है, मैं आपसे शुरुआत कर लेती हूँ। देखिए, जो बयान था, उस बयान के बाद जिस तरीके से अब धमकी भी प्रेमानंद जी को दी जा रही है, आपको क्या लगता है कि बयानबाजी का कितना असर अब समाज पर पड़ने वाला है? देखिए, बात प्रेमानंद जी के बयान पर हो रही है और मैंने अपनी जब बात की शुरुआत करी थी और मैंने ये बोला था कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। आज के समय में ये हो रहा है, उसी के मद्देनज़र हमारे जो सर्वोच्च न्यायालय ने जो आज के युवा लिव इन में रहते हैं उसको पारित कर दिया, उसको मान्यता दे दी कि आप रहिए। वो कानूनन अपराध की श्रेणी से उन्होंने बाहर कर दिया। ये सामाजिक आपका नैतिक अपराध आप मान सकते हो उसे, लेकिन ये कानूनी अपराध की श्रेणी में नहीं है। और ऐसा है, अगर आपको आपत्ति है, अगर गुरुजी ने तो आपत्ति है, तो आप उसको सामाजिक अपराध को मत बताइए, लोगों को मत बताइए। आप देखिए, लड़का लड़की बोला, इस बात से मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ क्योंकि आपने एक विशेष वर्ग को नहीं चुना, आपने दोनों के लिए बोला। लेकिन आपने ये भी बोला कि आप अपने घर की बहू लाइएगा या आपकी वो पत्नी के लिए, पति का संदर्भ में उन्होंने कहा कि जिसको बाहर के खाने का, होटल का खाने का चटे तो उसको घर का खाना कहाँ अच्छा लगेगा। उन्होंने ये प्राय एक पुरुष और स्त्री के बाद के संबंधों को कहा कि पुरुष जो है वो या महिला जो है वो शादी के बाद भी अतिरिक्त संबंध रखते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखते हैं उनकी भाषा में। तो वो भी कानून से पारित हो गया कि अगर आपको आपत्ति है तो आप जाइए, अडल्ट्री के तहत अपना तलाक की अर्जी दीजिए, अलग हो जाइए। लेकिन उसमें यह है कि पहले तलाक लीजिए। लेकिन सामाजिक अपराध से वो बाहर, पहले वो आपराधिक श्रेणी में था। देखिए, आपको बताऊं, पहले ये आपराधिक श्रेणी में था सिर्फ पुरुष वर्ग के लिए, और मैं इसको हमेशा अपोज करती रही कि महिला को भी अपराध की श्रेणी में आना चाहिए। लेकिन महिला तो अपराध की श्रेणी में नहीं आई। अनैतिक संबंध या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पुरुष वो फ्री ही कर दिया गया, पुरुष भी हटा दिया गया अपराध से बाहर, महिला भी हटा दी गई। तो मैं शुरू से ही इस बात के फेवर में हूँ जो गुरुजी प्रेमानंद जी ने बोला कि अगर आप इस तरह के लिव इन रिलेशन को या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बाद के संबंध को अगर आप अपराध की श्रेणी में नहीं रखेंगे तो फिर मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशनल की वैलिडिटी क्या है, उसकी मान्यता क्या है, उसका मतलब क्या है? क्या ठीक है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यही निकलकर सामने आ रही है, चाहे प्रेमानंद जी महाराज हो, साध्वी ऋतंबरा हो, क्या उन्होंने कुछ कहा था वो भी हम आपको सुनाएंगे। मानवी तनेजा, सोशल एक्टिविस्ट, हमारे साथ जुड़ चुकी है। मानवी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अब रुक नहीं रहा ये सिलसिला मानवी, ये लगातार बढ़ता जा रहा है, एक के बाद एक बयान अब इस में सामने आते जा रहे हैं। पहले अनिरुद्धाचार्य, प्रेमानंद जी महाराज, उसके बाद साध्वी ऋतंबरा और अनिरुद्धाचार्य का एक और बयान। मुझे बताने की जरूरत नहीं होगी मानवी आपको। देखिए, मैं तो सबसे पहले जो धर्म के ठेकेदार हैं उनको ये बोलना चाहती हूँ, मैं चाहे बिकनी, मिनी स्कर्ट, ब्लाउज, ऑफ शोल्डर पहनूं या मैं किसी के साथ घूमूं फिरूं, नाचूं गाऊं, मैं बाहर जाऊं, अंदर जाऊं, जहां मर्जी जाऊं, आपको क्या? ये मेरी जिंदगी है,
ये धर्म के ठेकेदार ने क्या ठेका ले रखा है कि वो संविधान को भी क्रॉस करके आगे चले जाएंगे? मेरे को सबसे पहले इनसे ये पूछने का मन है कि संविधान सबसे ऊपर है या धर्म का ठेकेदार? क्योंकि अक्सर हमने लव जिहाद पे डिबेट होते हुए देखा है, तब यही उनको काउंटर करते हैं मौलाना को कि आपके लिए संविधान ऊपर है या धर्म का धर्म ऊपर है। तो सबसे पहले तो ये जवाब दे दें, क्योंकि जब मन करे ये अपना जो है ना पासा पलट देते हैं, ये जो आपके चैनल पे बैठते हैं कई लोग। दूसरी बात मैं बोलना चाहती हूँ कि देखिए, अगर हमें संविधान किसी चीज की परमिशन देता है, किसी चीज की इजाजत देता है, तो हम रह सकते हैं, और क्या हर्ज है? आप हर चीज का डबल मीनिंग मत निकालिए। आप अपनी बेटी की शादी करते हैं, मैं बहुत एक ब्रॉड माइंड होकर, क्योंकि जिस हिसाब से हम जहाँ रह रहे हैं, ब्रॉड माइंड होकर सोचिए, आप कहीं अपनी बेटी की शादी करते हैं, हो सकता है वहां पे वो शादी सफल ना रहे, क्या आप अपनी बेटी पे इल्जाम लगाएंगे? नहीं ना। हमेशा से ये कहा है, अक्सर ये डिबेटों में कहा है, मैं डिबेट की भाषा बोल रही हूँ कि मैं समझती हूँ मानवी कि आज के टाइम में जो नारी है वो कितनी सशक्त है और वो किस तरीके से इंडिपेंडेंट होकर अपना जीवन जी रही है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ तक वो नारी पहुंच चुकी है जिसे नारी शक्ति कहा तो जाता है, लेकिन असल मायने कुछ और हैं जो हम बयानों में सुन भी रहे हैं। मानवी, मैं फिर रुक करूंगी, लेकिन साध्वी रितंबरा ने क्या कुछ कहा पहले वो आपको सुना देती है। हिंदू स्त्रियां, हे भगवान, देखकर शर्म आती है। पैसा कमाओगे तुम, नंगे होकर पैसा कमाओगे, गंदे ठुमके लगाकर, गंदे गाने गाकर। मुझे समझ नहीं आती उनके पतियों को ये स्वीकार कैसे है, उनके पिताओं को ये स्वीकार कैसे है। अपने घर के अंदर गंदी कमाई आती है तो पितर लोक में तड़पने लग जाते हैं। मर्यादित जीवन होना चाहिए। भारत की देवियों, तुम चाहो तो कर सकती हो, बुरा मत मानिएगा। तुम चाहो तो राक्षसों के घर में भी देवताओं को जन्म देती हो। तुमने दिया, तुमने कयादू बनकर हिरण्यकश्यप के घर में प्रहलाद को जन्म दे दिया। और अगर तुम ना चाहो तो विशर्वा ऋषि के घर में भी रावण जैसा राक्षस पैदा हो जाता है। तो साध्वी रितंबरा का बयान सबने सुन लिया और अब मैं सबका रिएक्शन भी इस पर लूंगी कि आखिर इस बयान को किस तरीके से समझते हैं। दिनेश शर्मा सबसे पहले कुछ कहना चाह रहे हैं, आपसे शुरुआत करती हूँ। देखिए, मानवी तनेजा कह रही थी कि लफ्ज़े आज के बारे में ये धर्म के वो ठेकेदार बोलने लग जाते हैं। जब लफ्ज़े आज की घटना होगी तो भी हम विरोध करेंगे, और यदि हमारा संत कोई गलत भाषा बोलेगा तो उसका भी हम विरोध करेंगे। ये जो बयान अभी सुनाया, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तनेजा जो है, इस प्रकार का जो बयान दे रहे हैं बहुत ही गलत है। हम लोग यदि लफ्ज़े की घटना होगी तो उसका पूरा विरोध करेंगे, और हमारे संत भगवान कुछ बोलेंगे तो उनका भी विरोध करेंगे। ठीक है, मानवी इसका जवाब भी देंगे एक एक करके। पहले जरा जो ये बयान अभी साध्वी रितंबरा का सुनाया उस पर फटाफट अपना रिएक्शन दीजिए। दिनेश जी, आपसे पूछ रही हूँ, आपने पहली उंगली उठाई थी कि क्या रिएक्शन है इस बयान का, जो रील्स और गंदे ठुमके, पूरी बात मैं नहीं बोलूंगी, उसको लेकर उन्होंने कहा। देखिए, मैं सभी संत भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें। ये नारी शक्ति है, आपकी भी माँ बहन है, आप भी किसी के कोख से जन्मे हैं, तो ऐसे कथन बिल्कुल असत्य है, गलत है, हम इनका विरोध करते हैं। ठीक है, मैंने पहले कहा, जब माया मोह आ जाती है तो व्यक्ति को अहंकार हो जाता है, उस अहंकार में उसकी जवान फिसलने लग जाती है, वो फिर गलत कार्य की तरफ अग्रसर हो जाता है। ठीक है, तो इस पर माया का ही प्रभाव है। चलिए, माया का ही प्रभाव है, और माया सिंह जी से ही पूछ लेते हैं, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, मैं रितंबरा जी के बयान से कुछ हद तक सहमत हूँ, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा इस तरह के रील्स में अश्लील कंटेंट अब बहुत ज़्यादा हो गए। अगर उनका आशय इस बात से था तो मैं बिल्कुल 100% सहमत हूँ, क्योंकि मुझे भी आपत्ति है इस तरह की, क्योंकि वो कंटेंट और कुछ रील्स इतने अश्लील होते हैं कि वाकई आप नहीं देख सकते, और ना ही हम चाहेंगे हमारे बच्चे देखें। तो मैं उनसे इस बात पे पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है। सब जगह का अगर देखिए इसी वजह से हम लोग माँ बापों में इस तरह से कुंठित हो जाते हैं कि उन्होंने एक बच्ची, अभी हरियाणा में एक बच्ची, एथलीट बच्ची थी, उसके फादर को गांव वाले ये टीज करते थे कि तुम बेटे की कमाई खा रहे हो, जबकि उसने एकेडमी खोली थी और उसके फादर ने उसको शूट कर दिया। तो उनके बोल के अड़ोसी पड़ोसियों ने एक कुंठा भर दी, जबकि वो अश्लील नहीं थी। उसने एक वीडियो रिलीज करा और वो चूंकि अलग था, वो कैसे था हमें आज तक इसको नहीं पता, लेकिन वो अभी तक खुलेगा, वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। तो कहने का मतलब है कुछ हद तक मैं रितंबरा जी से सहमत हूँ, क्योंकि ये बात सच है, आप भी देखिए और हम भी देख रहे हैं कि आजकल पराकाष्ठा के पार चला गया है। बिल्कुल, तो पराकाष्ठा के पार चला गया है। मानवी, कुछ कहना चाह रही हैं आप
जो कहा माया जी ने, आप उससे इत्तेफाक रखती हैं कि कुछ रील्स, कुछ कंटेंट ऐसे हैं जिसको देखकर लगता है कि नहीं, ये नहीं होने चाहिए, और उसी को लेकर साध्वी रितंबरा ने बयान दिया? देखिए, यहाँ बैठ करके बोलना बहुत आसान है, लेकिन कहीं ना कहीं इनको समझना चाहिए जो सोसाइटी को चाहिए, जो सोसाइटी को पसंद है आज की डेट में, वही होता है। कहीं ना कहीं सोसाइटी को ये अश्लील रील्स बहुत पसंद आती हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ छोटा सा। बादशाह का एक सॉन्ग आया था, हो सकता है मेरे बोल इधर उधर हो जाएं, कि मुझे तुझे पीने का शौक है और मुझे पिलाना आता है। तो उसने सिर्फ एक ये डायलॉग बोला था, और तमाम मंदिरों में, तमाम जहाँ पे भजन होते हैं, तमाम जो जहाँ पे आश्रम में जहाँ पे कीर्तन होता है, जहाँ घर पे लोगों का सत्संग होता है, जहाँ पे ये गाना बजा, लोगों ने रील्स बनाए, इसका डबल मीनिंग निकाला और उसको प्रेजेंट कर दिया। तो आप बताइए, ये दो मुहा चरित्र आपको सोसाइटी का नहीं लगता है कि अगर हम गाना हम अपना बनाते हैं, जो हमारे को जो एक किसी कॉन्सेप्ट पे बेस होता है, आप उसको भगवान से लिंक कर देते हैं। मतलब रील्स का आजकल लोगों को, और माफ कीजिए, उनका बोलने का जो मतलब है ना, उनका बिल्कुल अलग ही थॉट प्रोसेस है। वो मतलब देखिए, अभी एंकर्स था, मैंने कहा कि वो जो बोलना चाह रही है कि मेरे को चैनल पे नहीं बोलना है, शब्दों का जो चयन है वो इतना खराब है कि एंकर भी आपके शो में नहीं बोल रही हैं। तो वो चीज तो हम डांस, तो उसको मैं प्रिफाइन कर देती हूँ, वो डांस तो हम भगवान का जो कीर्तन होता है, सच्चे मन से हम कीर्तन करते हैं, तो हम तो तब भी नाचते हैं। तो अब उसको भी उसी कैटेगरी में ले लेंगे क्या? तो बोलने का चयन, अगर आप जैसे लोग, कोई कथावाचक ऐसे बोलेंगे, समाज को क्या, सोसाइटी पे मैसेज जा क्या रहा है, हमारी समाज किस दिशा पे जा रही है? मुझे लगता है ये बहुत घातक होता जा रहा है, लोगों की मेंटेलिटी। और इतने लोग जो फॉलो करते हैं ना, तो हर घर में ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। यानी कि शब्दों का चयन, अगर आप समझाना भी चाह रहे हैं तो आपको अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना चाहिए। योगेश्वरी देवी जी, क्या रिएक्शन है साध्वी रितंबरा जी ने जो कहा, उसके बाद आपको क्या लगता है, सही कहा या फिर वाकई में शब्दों का जो चयन था वो खला आपको भी? देखिए, मैं पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि व्यासपीठ बहुत मर्यादित पीठ है। यहाँ पर हम जो भी बोलते हैं, इससे पूरे समाज को बहुत बड़ा संदेश मिलता है। पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, हर कोई एक जैसा नहीं होता, हर स्त्रियों को आप एक श्रेणी में नहीं बोल सकते। और मैं तो एक बात कहती हूँ कि बोलना ही नहीं चाहिए किसी को गलत, कभी भी। बहुत सोच समझ कर बोलना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, वो बातें ग्रहण करी जा रही हैं। और आप एक स्त्री होके और दूसरी स्त्री को आप इस तरीके से बोल रही हैं, आप क्या संदेश दे रही हैं स्त्रियों को, और पुरुषों को आप क्या संदेश दे रही हैं ये बात बोलकर? इससे हमारे समाज को क्या संदेश मिलेगा? तो ये बातें बिल्कुल भी ठीक नहीं है, नहीं बोलनी चाहिए इस तरीके की बातें। आप ज्ञान की बात करिए, वैराग्य की बात करिए, ठीक है, ये बात नहीं बोलनी चाहिए, ये बात नहीं बोलनी चाहिए। मैं जरा सबके रिएक्शन ले लूं। महामंडलेश्वर सरिता गिरी भी हैं, आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि शब्दों का चयन बहुत सुंदर तरीके से होना चाहिए। ये जो बोलने का जो तरीका था, इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते थे और बोलना भी चाहिए, पर ये ठुमके लगाना और बहुत सारी चीज़ों का जो शब्दों का प्रयोग बिल्कुल अशोभनीय, नहीं बोलना चाहिए। इसको दूसरे एंगल में बोला जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर से एक बार मैं दोहरा रही हूँ कि शब्द दो प्रकार से बोले जाएं। एक, जिस तरीके से हम बोल रहे हैं जो कि सुनने में खराब लग रहा है, उसी शब्दों का चयन करके दूसरे तरीके से बोलना, मर्यादित तरीके से बोलना, ताकि लोगों के भी अपनी बात रखने का एक तरीका, लोगों को समझाने का एक तरीका, उसका चयन जो है वो सोच समझकर करना चाहिए। हमारे साथ आचार्य मदन जी महाराज भी जुड़े हुए हैं। आपका रिएक्शन इस ये जो साध्वी रितंबरा ने कहा, जो कि बहुत सेंसिटिव लगती हैं, बहुत इमोशनल हैं वो, उनके मैंने कई सारे वीडियोस देखे हैं, इसमें वो कथा सुनाते सुनाते इमोशनल हो जाती हैं, रोने लग जाती हैं। उनसे इस तरीके के बयान की उम्मीद थी क्या? देखिए, साध्वी रितंबरा जी का पूरा जो जीवन है वो त्याग और तपस्या में बीता है, सेवा में बीता है। हिंदुत्व की सबसे बड़ी प्रखर वक्ताओं में से एक है। उन्होंने जो भी कहा कि नारियों को मर्यादित रहना चाहिए, बहुत सारे उदाहरण भी दिए उन्होंने कि राक्षस कुल में भी प्रहलाद जैसे विष्णु भक्त पैदा हो जाते हैं और विश्रवा ऋषि के जैसे घर में भी रावण जैसी संतान हो जाती है। तो वो उनका इशारा कुछ और है। उनका इशारा ये है कि मर्यादित संस्कारित संतान होने की जो पॉसिबिलिटी है वो माता के कारण है। ये माता का दायित्व है कि वो क्या संतान को क्या बनाना चाहती है। इतना सी संदर्भ में उन्होंने बात कही है। देखिए, नारी के विषय में जो रील्स के बारे में जो आ रहा है, देखिए जो इस समय सोशल मीडिया के अंदर जिसके पास जो टैलेंट है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष है, वो अपना टैलेंट दिखा रहा है।
ये फ्रीडम तो मिलनी चाहिए, सबको मिलनी चाहिए। अब आपके हाथ में जो मोबाइल है, अगर आप अश्लील कंटेंट को सर्च करेंगे तो एल्गोरिदम के हिसाब से वही से आपको वही आएगा। आप क्यों नहीं, आप खाना बनाने की विधि देखिए, देखिए अच्छी अच्छी महिलाएं क्या क्या बना रही हैं, और अगर आप कुछ सब्जेक्ट में पढ़ने जाते हैं तो महिलाएं पढ़ा भी रही हैं, आप वो भी तो देखिए। अगर आपकी अश्लील कंटेंट में मतलब आपकी सोच है, आपकी आप सोच पर जो है, देखना चाह रहे हैं, एल्गोरिदम आप तक वही परोस रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि आपकी सोच है। और जो मानवी ने भी जो कहा कि भाई क्योंकि समाज देखना चाहता है और उनको पता है उनकी टारगेट ऑडियंस क्या है, और उस टारगेट ऑडियंस को पता है कि उसको क्या देखना है, इसीलिए उनके पास वही वाली रील्स बार बार पहुंचती रहती हैं। एल्गोरिदम वो वही उनके सामने पेश करता है। आपका क्या रिएक्शन है महामंडलेश्वर कृष्णाश्री जी? देखिए, जो दीदी ने बोला, मैं उसमें यही कहूँगी, उन्होंने जो आज के माहौल को देखते हुए थोड़ा सा जो होता है कि उनके वहाँ देखिए कितनी अनाथ लड़कियों का वो पालन पोषण कर रहे हैं, शादियाँ करी हैं, तो उनको कहीं ना कहीं एक माँ को चिंता हो जाती है। तो उन्होंने एक चीज़ को समाज के लिए यानी एक चीज़ बोली है कि इस तरीके, अब जो सो कॉल्ड जो भी है मैडम जो बोल रही हैं कि फिल्मी गाने पे नाचते हैं, है ना, उस पर नाच रहे हैं, क्या फिल्मी गाने पे भजन पे नाच रहे हैं, तो वहाँ पे क्या ठुमके जब लगा रहे हैं तो क्या कपड़े पूरे नहीं पहने हैं? ठुमके लगाओ, जितने चाहे उतने लगाओ, मगर कपड़े मर्यादा में पहन के लगाओ। उन्होंने ये शब्द बोले हैं। अगर औरत चाहे तो अपने बच्चों को अच्छा एकदम संस्कारी बना सकती है, नहीं चाहे तो एकदम उसका राक्षस बना सकती है। ये शब्द बोले तो क्या गलत बोल दिया उन्होंने ये बोला है, उनको एक चिंता है। जैसे आज नीले ड्रम में कोई लड़की अपने पति को डाल देती है और कहीं कोई धक्का मार देती है, ये जो 2-3 चीजें जो न्यूज में आई है ना, उससे देख के हर महिला जो घबरा गई है। अरे किसी के घर की इकलौती संतान को छीन लेती हैं जब किसी दूसरे के चक्कर में आके। अगर किसी संत ने कहा तो भाई तुमने क्यों कहा, अगर तुम नहीं बोले तो तुम क्यों नहीं बोले, है ना। और फिर से झांगुर जैसे जो जिन्होंने जो है हमारी हिंदू लड़कियों को जो है बाहर जाके उनका धर्म परिवर्तन करा, क्यों बहकी, किस लिए बहकी? अरे हमारे अंदर ही कमी थी, हमारे परिवार में कमी थी, हमारे संस्कार में कमी थी, इसीलिए। क्यों धर्मगुरु आज हम बैठे हम बोल रहे हैं तो सुनेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपने क्यों नहीं बोला था, अब हम बोल रहे हैं। और तब भी बोल रहे थे, सुनना नहीं चाहती। रील बनाते हैं, हम कहते हैं खूब अच्छी रील बनाओ, डांस की बहुत अच्छी होती है, मगर जिस तरह वाहियात तरीके की जो कपड़े पहन के बनाते हैं वो हमारे बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन माफ कीजिए, गलत है। इनके ये बिकनी वाहियात है। मैं बस पूछना चाहती हूँ, हाँ या ना? देखिए, मुझे सिर्फ ये बता दें, पहन के आप मार्केट में शॉपिंग करने नहीं जा सकती। आप बिकनी पहन के स्विमिंग करिए, आप जो भी आप चाहें, जो पहनना चाहे पहनिए, आपको पूरी आजादी है। आप तो बोलती रहती है मैं बिकनी पहनूं, मैं कुछ पहनूं, मैं किसके साथ घूमूं। आप घूमिए ना, शौक से घूमिए, मगर जो है इस तरीके की बातें आप बिकनी पे क्यों होती है, इतनी क्यों आपको मिर्च लग रही है भाई? ठेकेदार बन गए हैं, आपको पूरी फ्रीडम है, आप कुछ भी करिए, आप मॉडल बनिए, आप सामाजिक कार्यकर्ता बनिए, हमें सब पता है, मगर सो जो भी है आप धर्म के ठेकेदार बोलती है। हाँ, ठेकेदार हैं हम लोग, हम धर्म हमारे भारत में अगर गलत चीज होगी तो आवाज उठाएंगे। मुझे आवाज नहीं आ रही है, दिक्कत है बिकनी से? हाँ, क्या हमने कब कहा? स्विमिंग करती हैं जो हम लड़कियां जो स्पोर्ट्स उनका कहना है जैसा देश वैसा भेष, जहाँ स्विमिंग करने जाना है अकॉर्डिंग जहाँ भी हो वैसे ही आप अपनी ड्रेस पहनिए, क्या आपत्ति है? ये थोड़ी कि आप बिकनी पहन के जो शॉपिंग करने जाएंगी। सुन लेते हैं, मानवी को भी सुन लेते हैं। बोलिए मानवी। मुझे इनकी आवाज बिल्कुल एक्चुअली नहीं आ रही। ठीक है, आपको मेरी आवाज आ रही है। उनका कहना है कि भाई जैसा देश वैसा भेष, आप स्विमिंग करने जाती हैं, आप बिकनी पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सरेआम शॉपिंग में अगर बिकनी पहन के निकल जाएंगे तो फिर वो सामाजिक तौर पर एक दिक्कत होगी। जो कहना चाह रही है, देखिए, शॉपिंग करने जाएंगे तो कोई भी बिकनी पहन के नहीं जाता, क्योंकि हर जगह का एक फिर भी कुछ भी कहो, अब इंडायरेक्ट ड्रेस कोड होता है। लेकिन अगर मैं शॉपिंग करने जाऊं, हो सकता है मिनी स्कर्ट पहन के, तो इनको मिनी स्कर्ट में दिक्कत है। बस इतना पूछना चाह रही हूँ मैं उसी का जवाब दूंगी। अरे मानवी जी, आपको मिनी स्कर्ट से दिक्कत है, छोटे कपड़ों से दिक्कत है? हमें कोई छोटे कपड़े से नहीं, आप पहनिए जहाँ पहनना पहनिए, मगर बात बिकनी की हुई है, बात अपने बिकनी की करी है। ये बताइए, आप स्पोर्ट्स पर्सन, मैं भी स्पोर्ट्स पर्सन रही हूँ, मैंने भी छोटे कपड़े पहने। इसका मतलब ये थोड़ी कि हर जगह पहन के चली जाएंगे। आप कैसी बातें करें, आप जो बिकनी, आप तो खुद हम जैसे हैं, हम किसी के साथ आते ही आते आपके हर चैनल पे एक ही चीज होती है, मैं बिकनी पहनूं, मैं कुछ भी पहनूं, मैं किसके साथ घूमूं, ये मेरी मर्जी है। कहते रहिए, आपके कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी हैं, आप जैसे लोग हैं जिनकी वजह से बच्चे भटक जाते हैं। ऐसी रील देख देख के कमाल है भाई। ठेकेदार बोलती है ठेकेदार, बोलिए ठेकेदार है। आपको इतनी दिक्कत है इन कपड़ों से, तो आप एक पिटीशन डाल दीजिए।
आप ये अरे सब कुछ मानवी बंद जी, करा किसी दीजिए, को दिक्कत नहीं PIL है। डलता है, अरे बहन आप ये- कोर्ट में PIL डाल दीजिए, और जितने ब्रांड्स है, जितना तमाम बड़े बड़े ब्रांड्स है, उन पे ये तो बैन कल लगा भी आप दीजिए बोल रही कि थी। इंपोर्ट भी नहीं होंगे छोटे कपड़े, और जो छोटे कपड़े हिंदुस्तान में बन रहे हैं वो बिकेंगे भी नहीं। तो जो अरे मानवी देखिए, जी, दूसरी बात मैं बोलना मानवी चाहती हूँ, जी, जहाँ इनको अरे दिक्कत है ना, आपकी बात एक मिनट, को- मानवी जी, आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए हाउसफुल 5 उसमें भी बहुत छोटे अरे कपड़े सुनिए पहने ना, गए मानवी हैं, और जी, सेंसर आपकी बोर्ड बात पास को- करती है, मानवी, सेंसर बोर्ड भी है, मानवी, केंद्र माया, सरकार को- जब माया जी सरकार कुछ को कहना दिक्कत चाह रही नहीं है। हमारी देखिए, सरकार को दिक्कत नहीं है, तो धर्म के ठेकेदार को किस चीज की दिक्कत अरे हो रही है? ठेकेदार जब किसकी सरकार बात ने बोल हर रही हैं चीज आप? को बार बोल बार दे ठेकेदार दे बोल रही रखा हैं, है, तो जगह तो मजदूर आप भी क्या बोल दीजिए, सरकारी ठेकेदार भी पूरा करेंगे? कंस्ट्रक्शन एक का तरफ काम तो आप करती हैं पूरी क्या? सोसाइटी भी ये चलाना ठेकेदार चाहते हैं, ठेकेदार और चाहते हैं चिल्लाती सरकार हैं। भी बनने, एक कि मिनट, जैसे जो आप ये माया जी जो मानवी, बैठी है ना, मानवी, माया जी एक जो बैठी सेकंड, हैं, आप मानवी, इनसे पूछिए, इनको मानवी, कहते हैं एक ये सेकंड। मिक्स- मुझे मानवी इनकी जी, आवाज मानवी बिल्कुल जी, भी नहीं आई, मैं मुझे नहीं मानवी पता जी क्या आपकी बोल रही बात को आगे बढ़ाती हूँ। स्विमिंग कॉस्ट्यूम से किसी को नहीं आपत्ति, सुनिएगा बात को। स्विमिंग कॉस्ट जिस ड्रेस का जहाँ पे प्रोटोकॉल होता है, कोरम होता है, वहाँ वो पहनी जाती है। आप स्विमिंग पूल में बैठ के स्विमिंग ड्रेस पहनिए, फोटो डालिए, कोई दिक्कत नहीं। आप अभी चैनल की स्क्रीन पे बैठी हैं तो स्विमिंग सूट का पहन तो नहीं बैठी हैं, आपने भी एक पूरा ड्रेस, इंडियन भारतीय ड्रेस डाला है ना। आप बातें कल कुछ को और किसी को करती हैं, आपत्ति आपने नहीं, डाला गलत ना। हो सकती है। हर आप जगह बोलती का, हैं, हर हमारा कॉन्फ्रेंस का, हर प्रोटोकॉल का, हर स्थान नहीं, का नहीं, नहीं, कल को अपना आपको एक पति वस्त्र ये भी कोड हो होता सकती है, है कि ड्रेस आप कोड चैनल होता पे है। बैठे, आपका किसी ने गला किसी डीप को कैसे गलत है? नहीं कहा, आप आपका किसी को गला धर्म का 6 इंची ठेकेदार, होना आप चाहिए, भी तो आपका यहाँ गला पहन 7 कर इंची आई, कैसे है? नहीं है। आपने भी तो सूट आज पहना, अच्छा, आप सुनिए, किसी को बैठिए, किसी को अच्छा, गलत सुनिए, नहीं आज कहा। जैसे सुनिए, मैं बैठी सुनिए, हूँ, कल को ये जो आप जैसा कोई धर्म बात आएगा और बात बोलेगा, अरे आपका महिलाओं गला के तो बड़ा कपड़ों डीप था, पर आ जाएगी इतना तो डीप फिर नहीं होना एक चाहिए। सेकंड, नहीं, मानवी, किसी को स्विमिंग सूट, आपका मानवी, स्विमिंग सूट पहनने पे किसी को मानवी। आपत्ति नहीं। स्विमिंग सूट पहनिए, स्विमिंग करिए, लेकिन स्विमिंग सूट पहन के अगर न्यूज स्टूडियो में आएंगी तब आपत्ति है। अरे आप अगर भारतीय मैं कपड़ों छोटा में कपड़ा आई, पहन आप करके बहुत न्यूज़ सुंदर में लग आना रही चाहूँ है, तो हमें आपको इसमें क्या कोई दिक्कत है? एक आपत्ति नहीं। सेकंड, अगर एक मैं सेकंड, छोटा माया कपड़ा जी, पहन करके माया जी, न्यूज़ एक में सेकंड, आना चाहूँ, मानवी, आपको क्या दिक्कत है? मानवी, एक देखिए, सेकंड, छोटे कपड़े मेरा का ये लॉजिक कहना सुनिए, है छोटे कि कपड़े आप का लोगों को लॉजिक नहीं मुझे लगता कि लगता है बात कपड़ों पर आकर अटक गई है। ये नहीं होना चाहिए। हमने कहाँ से शुरुआत की? यहाँ पे हमने टॉपिक शुरू ही की, दूसरा है। हमने शुरुआत की कि भाई अब हद कर दी है, ये इस तरह की बयानबाजियां बंद करिए, और ये अब नहीं होना चाहिए, ये महिला समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर इसी मंच पर 4 महिलाएं इसी बात पे लड़ रही हैं कपड़ों को लेकर, तो फिर हमारी यूनिटी खत्म होती हुई नजर आ रही है। इसीलिए इसी पर बात हम रखें कि भाई कि महिलाओं के चरित्र पर सवाल उठाने वाले और साथ ही साथ महिलाओं को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाला आखिरकार कोई भी कौन होता है? मानवी, आपसे भी सवाल रहेगा और भी सवाल रहेंगे, जरा एक और बयान सुना देते हैं। एक लड़के से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? मान लो हमें 4 होटल के भोजन खाने की जबान में आदत पड़ गई है, तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगेगा। जब 4 पुरुष से मिलने की आदत पड़ गई है, तो एक पति को स्वीकार करने की हिम्मत उसमें नहीं रह जाएगी। ऐसे ही जब 4 लड़कियों से व्यभिचार करता है, तो वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं रहेगा। तो वजह यह है मानवी, बात हम इस पर कर रहे हैं, जो ये बयान था, चाहे वो लिव इन को लेकर अनिरुद्धाचार्य जी ने बोला हो, और लिव इन की बात से हमने शुरुआत भी की। माया जी बैठी हुई हैं, सामाजिक कार्यकर्ता, उन्होंने कहा कि भाई संविधान से, सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर तो कोई भी नहीं है ना, वही चलता है। और जब वहां से ये मंजूरी मिल गई है कि लिव इन में रहा जा सकता है, तो उसके बाद इस तरह की बयानबाजी क्यों? देखिए, अब उन्होंने कहा कि घर का भोजन खाने की, मैं अगर ये बोलूं कि घर का भोजन अगर इतना अच्छा हो कि व्यक्ति बाहर जाए ना, व्यक्ति की मैं लड़का लड़की दोनों को कह रही हूँ, घर का भोजन, अब इसको मैं समझा देती हूँ, इसका भी मुझे लगता है कई लोग गलत मतलब ले लेंगे। घर का भोजन का मतलब है कि आपकी कंपैटिबिलिटी, घर का भोजन का मतलब है कि अगर आपके दोनों के विचार, हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं और अक्सर हमने नेशनल चैनल, रीजनल चैनल्स पे डिबेट करी है कि डिवोर्स डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर। ये हमने हमेशा से डिबेट करी है। तो मुझे लगता है कि ये आज ये कहीं ना कहीं ये जो स्टेटमेंट इन्होंने जो बोली है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है। अगर आपका टॉक्सिक हो गया रिलेशन, अगर आप इन लॉज में खुश नहीं है, तो डिवोर्स बेटर है। तो जब आप अपनी बेटी का डिवोर्स करेंगे तो आप उसको रीसेटल भी तो करेंगे ना। माफ कीजिए, अगर आपने दोबारा रीसेटल किया, हो सकता है कि वो भी लड़का ठीक नहीं निकला हो, तो फिर उसको वापस लेके आएंगे ना, क्या उसको मरने के लिए उधर ही छोड़ देंगे? इतने सालों की डिबेट, और मैंने कितने साल से ये डिबेट करी है, और तमाम लेफ्ट राइट दोनों पक्ष यही बोलते हैं
हैं कि डिवोर्स डॉटर इज बेटर देन अ डेड डॉटर, तो क्या हम बेटी को वहीं पे छोड़ दें? नहीं बेटी, अब तेरी 2 बार शादी हो गई है, संसार क्या कहेगी, सोसाइटी क्या कहेगी? सोसाइटी तो हमेशा उंगली उठाती है एक चरित्र अपनी। ठीक है, मतलब ब्रेकअप वाली बात को इस तरीके से समझे मानवी, जो आप कहना चाह रही है ब्रेकअप वाली बात, कि भाई अगर एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, एक रिलेशनशिप में नहीं समझ में आ रहे तो आगे बढ़ सकते हैं। एक भयावह शादी से बेटर है उसको छोड़कर आगे बढ़ा जा सकता है, आगे किसी रिश्ते को तलाशा जा सकता है, जो आप कहना चाह रही हैं। और शायद जो प्रेमानंद जी ने कहा है कि ये स्वीकार्य योग्य नहीं है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस पर क्या क्या प्रतिक्रिया है आप लोगों की, मैं जानना चाहूंगी। सरिता जी, आपसे शुरुआत करती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी सबका जीवन अलग अलग है और परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। बिल्कुल, सबकी परिस्थितियाँ अगर देखी जाए तो जो जिस परिस्थिति में है वो उसी अनुसार चलता है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी, जब हमारे साथ जब ये सारी परिस्थितियाँ जब चल रही होती हैं, तब वो लोग क्यों नहीं आते हमारे किसी भी चीज़ में मदद करने के लिए? जब हम बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे होते हैं अपने शादीशुदा जिंदगी में, तब हमारे पड़ोसी, चाहे हमारे प्रेमी, चाहे हमारे किसी प्रकार के लोग, प्रेमी का मतलब माता पिता, सभी लोग क्यों नहीं आते हैं? और जब भी कुछ बिगड़ जाता है तो सभी लोग कहने आ जाते हैं। मेरे कहने का साफ साफ मतलब बस इतना सा है कि सभी अपने परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार, तो मैं नहीं बोलूँगी क्योंकि परिस्थितियाँ कभी भी आ सकती हैं और उसी परिस्थितियों के अनुसार जीना भी चाहिए, क्योंकि कोई आपकी परिस्थितियों के लिए नहीं आता। बिल्कुल, तो यानी कि हर किसी की जो भी परिस्थिति है वो उसके हिसाब से उसका रिएक्शन होता है और हर किसी को उससे निपटने के लिए तैयार भी होना चाहिए। एक और चीज़ में, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य ने एक ये बयान दिया था जब वो नीले ड्रम की बात अभी आपने कही, या फिर इतना वो मैटर उछला जब राजा का मर्डर उसकी पत्नी ने किया, वो पूरा मामला उछला, उसके बाद एक बड़े डिबेट का विषय बन गया था। माया जी, मैं आपसे पूछ लेती हूँ, कहा कि देखो कैसी महिलाएं हैं, वो मर्डर कर रही हैं अपने पतियों का, आप तो बच के रहना चाहिए। बड़ी मजाक भी इस पर हुई कि अरे नीले ड्रम की बड़ी रील्स बनी। लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि महिलाओं ने पता नहीं कितने लाखों करोड़ों साल तक झेला है। सिर्फ इन 2-3 उदाहरणों से आप पूरे समाज की महिलाओं को कटघरे में खड़ा कर देंगे। देखिए, हम पुरुष प्रधान समाज में रहते हैं। अगर हम पुरुष प्रधान समाज की बात करें, हम आधी आबादी की भी बात करते हैं, महिलाओं की। अगर हम इसकी एक अपराध की श्रेणी की नज़र से देखें तो देश के जितने कटघरे हैं, जितनी जेल हैं, जितनी कोर्ट हैं, उसमें पुरुष ज़्यादा नज़र आते हैं, महिलाएं कम नज़र आती हैं। पुरुषों की बनिस्बत महिलाएं कम अपराध करती हैं। लेकिन ये जो अपराध निकल कर आए, अगर हमने इनको एनालिसिस भी किया, इन पर बहस करी, तो ये जब एक्सट्रीम लेवल से चीज़ें निकल जाती हैं तब उसके बाद ये अपराध के लिए उकसाती हैं। महिलाओं को करना चाहिए, क्योंकि वो इस कदर प्रताड़ित होती हैं, कहीं तो जाके ज्वार भाटा पटेगा, ज्वालामुखी फटेगा, वो इस तरह के केसेस हैं जिसको हम देखें। अपराध सभी करते हैं, लेकिन पुरुषों की बनिस्बत महिलाएं कम करती हैं, पुरुष ज़्यादा करते हैं। इस वाले केसेस में रहा बात का, हम चूंकि बहस हो रही थी कि महिलाओं ने बहुत साल अत्याचार सहा और अब जाके वो विरोध करने लगी, आवाज़ करने लगी, वो भी इस वजह कि संविधान ने उनको अधिकार दे दिए, संविधान ने उनको आज़ादी दी है अपनी बात रखने की, चाहे वो किसी धर्म की हो, किसी भी संप्रदाय की हो। अब इन्हीं गुरुओं के बयान पर अगर हम बात करें, अगर आचार्य जीजक को पहला बयान जो था वो मुझे मान्य नहीं, मैं तो उस पर बहस कर सकती हूँ लंबी, और उनको बोल भी सकती हूँ। तीसरी बात, प्रेमानंद जी का जो बयान है वो आजकल मैं उनके बयान से बिल्कुल 100% मैं सहमत हूँ, एग्री हो रहा है समाज में इस तरह से। इसी के चलते हमारे देश के संविधान ने लिव इन को सर्टिफाइड करके पास कर दिया, मान्यता दे दी कि अब ये कर सकते हैं, अपराध की श्रेणी में नहीं है। उसके बाद एडल्ट्री पति पत्नी को भी दे दी कि अगर आप अपने पति से या पत्नी से सहमत नहीं है, शारीरिक सुख नहीं है, तो आप जाके कहीं और रह लीजिए। जब ये संविधान आपको ये हक दे रहा है तो आप उस लोगों को नेगेटिविटी के साथ बता के उनको क्या जताना चाह रहे हैं? कहने का तात्पर्य है उनको आप भड़का रहे हैं, सामाजिक व्यवस्था को खराब कर रहे हैं, जो विवाह संबंध है उसके प्रति लोगों की आस्था भी खत्म कर रहे हैं, क्योंकि विवाह हमारे सनातन धर्म में सबसे पवित्र संस्था मानी गई है। आप उस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं, जबकि संविधान ने उसे सिर्फ ये कह के कबनाना कर दिया कि आप मान चले जाइए, अपनी चॉइस से छूट जाइए। तो ये क्या, और रितंबरा जी के बयान से भी मैं सहमत हूँ कि आजकल रील का कंटेंट इस कदर, चाहे वो पुरुष का हो चाहे महिलाओं का, इतना अश्लील कंटेंट है, उस पे मैं कहती हूँ फिल्टर लगना चाहिए, लेकिन जो चीजें हैं उस पे हालांकि उस पर कहा हमने कि जो लोग जो देखते हैं वही एल्गोरिदम उनके पास आती है। आप सबका भी रुख करूंगी, हमारे साथ दिनेश शर्मा फलाहारी लगातार जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जो ये रील्स और इसका ज़माना है जिस पर साध्वी रितंबरा ने भी बोला, लेकिन अब खुद जो इतने कथावाचक हैं और संत हैं वो खुद इसी चक्कर में फंसे हुए हैं और फिर रील्स के बारे में भी बोलते हुए नजर आते हैं। क्या कुछ
अब इस पर संत समाज को करना चाहिए, चाहे उनको समाज को सही रास्ते में लाना है तो उनकी वाणी कैसी होनी चाहिए, भाषा कैसी होनी चाहिए और खुद को कैसे इस जंजाल से निकालना चाहिए, रील्स और डिजिटल वर्ल्ड में जो वो फंसे हुए हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये सभी संत भगवान रील बनवाते हैं स्वयं और उसको लाइव कराते हैं, मीडिया में भेजते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, इन सभी संत भगवान के यहाँ 90% महिलाएं रहती हैं। उनको ये किस पैरामीटर से देखते हैं, इसका जवाब दें। वो 3 या 4% महिलाओं को शुद्ध बताते हैं, तो आपके यहाँ 500 महिलाएं रह रही हैं, 1000 महिलाएं रह रही हैं, इसको आप किस पैरामीटर से देखते हैं? तो ये दो तरफ बात नहीं करनी चाहिए। सभी महिलाएं नहीं, ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। हमने यही कहा, ऐसी शुरुआत की कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने वाले आप तो कोई होते नहीं और ना ही आपको देना चाहिए, इसलिए आपको खुद अपनी जुबान पर लगाम लगा कर रखनी चाहिए आचार्य मदन जी महाराज, क्योंकि जिस तरीके से कैरेक्टर सर्टिफिकेट 3 से 4% महिलाएं शुद्ध, ये अजीब सी भाषा जो आज के समय में समझ नहीं आती है। देखिए, आंकड़े जो आंकड़ों की बात कहें ना, फाइनल जो उन्होंने कंक्लूजन निकाला है कि केवल 3-4% ही शुद्ध रहती हैं। मुझे लगता है कि इस पर ही बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। कम से कम वाणी का संयम तो यहाँ देखने को मिलते हैं, शब्दों का सही चुनाव देखने को मिलता है कि एक से ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार। अब वो अनुराधाचार्य तो कहता है मुंह मारने वाली बात कर देते हैं, तो कम से कम व्यवहार शब्द तो कम से कम बड़ा संतुलित हिंदी का शब्द है। तो मैं तो इसकी प्रशंसा करता हूँ कि कम से कम वो एक अपनी बात को, जो भी उनके पास आंकड़े हैं, जो भी उन्होंने देखा है, जो महसूस करते हैं, ये उनका निजी विचार है, निजी अनुभव है, उसको कई सही शब्दों में वो कह रहे हैं। अब दूसरी बात रही कि अगर एक कोई लड़की अगर ऐसा करती है, एक से ब्रेकअप करती है, दूसरे या तीसरे चौथे, तो ये उसकी फ्रीडम है, ये उसकी अपनी चॉइस है, उसकी अपनी समझ है। और समय के साथ साथ चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसके अंदर एक मैच्योरिटी आती है और धीरे धीरे वो जब व्यवहार करेगा तभी मैच्योरिटी आएगी। फिर उन्होंने कहा था कि व्यभिचार में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ थोड़ी सी आपत्तिजनक बात होनी चाहिए कि आप किसे व्यभिचार मान रहे हैं और किसे व्यवहार मान रहे हैं। इस मौलिक शब्दों के इस अंतर को बड़ा समझने की और इसको परिभाषित करने की आवश्यकता है। प्रेमानंद जी से सवाल करना चाहिए कि व्यवहार और व्यभिचार में अंतर क्या है, कि आप किसे व्यभिचार है, क्योंकि प्रेम एक निजी अधिकार है, निजी उसका अधिकार है, वो उसको अगर प्रेम कर रहा है तो वो व्यभिचार नहीं माना जाएगा। इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से इनको समझाना होगा लोगों को, क्योंकि बहुत बड़े संत हैं, मैं इनका आदर करता हूँ। बिल्कुल, तो ये समझाना होगा, ये जो बारीक सी लाइन है जो आपने बताया व्यवहार और व्यभिचार, इसको अब एलैबोरेट करने की ज़रूरत है, इसको परिभाषित करने की ज़रूरत है। योगेश्वरी जी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि यहाँ पर इतनी देर बात हुई जो महिलाओं के कपड़ों से लेकर डाइवोर्स और वैवाहिक जीवन सब जगह तक वो पहुँच चुकी है, लेकिन क्या लगता है, क्या महिलाएं अपने जीवन में अब बहुत आगे बढ़ रही हैं और इससे भी अब कहीं ना कहीं कुछ लोगों को परेशानी है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी? बिल्कुल परेशानी है जी, क्योंकि ये हमारा पुरुष प्रधान देश है। पुरुषों के लिए वो ठेके पे खड़े होकर शराब पीते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी, उनके लिए कोई नहीं बोलेगा। उनके लिए जुआले बना दिए हैं, वो जुआ खेलेंगे वहां जाके सारे आम, तो उनको कोई कुछ नहीं बोलेगा। उनके लिए कोठे खोल दिए हैं, वो जा सकते हैं औरतों के पास क्योंकि वो पुरुष हैं इसलिए। और स्त्रियों के कपड़ों पे भी बोला जाता है, खाने पे भी बोला जाता है, सब चीजों पर बोला जाता है। तो ये बहुत ही ये जो शब्द यूज हो रहे हैं, और वो भी व्यासपीठ से ये जो शब्द यूज हो रहे हैं, ये बहुत गलत हो रहे हैं जी। ये इस चीज को रोकना चाहिए, हम सबको एक साथ होकर रोकना चाहिए इस चीजों को, क्योंकि ये लोग नहीं देख पाते कि स्त्रियां आगे बढ़ रही हैं। आज की स्त्री सब है, सब कुछ कर रही है वो, तो ये लोग नहीं देख पा रहे हैं इस चीजों को, इसलिए ये कुछ भी अपशब्द तो यानी कि ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और जो आपने व्यासपीठ की बात आप बार बार कहती हैं महामंडलेश्वर और कृष्णाश्री, वाकई में वहाँ बैठकर आप क्या बोल रहे हैं उसको तोल मोल कर और सोच समझ कर बोलना चाहिए। व्यासपीठ पे आप बैठ के एक तो कथा कर रहे हैं, आप ये सोचिए उस कथा में जो है राधे श्री का नाम आता है, कई हमारी जो है कह सकते हैं देवियों के नाम आते हैं। उसके बाद जो है सामने जो बैठ के जो सुन रही हैं, जो कलश लेके चल रही हैं, 108 1008 एक दूसरे में कंपेयरिंग में चल रहा है कि हम कितने हैं, तो वो महिलाएं हैं। महिलाएं एक तो बढ़ावा देना बंद कर दें। और जब मैं एक चीज़ बता दूं,
2025 की शुरुआत में जब हम लोग जो बता रहे थे 2025 कैसा रहेगा, आने वाला समय कैसे रहेगा, 14 मई को जब गुरु बृहस्पति अतिचारी हुए थे, ये 2027 तक रहेंगे। और ऐसे में अभी तो ये कम आए हैं बाबा, अभी देखिए और भी लोग जो है ऐसे जो धर्म के, जो हम कह सकते हैं धर्म गुरु हैं, जो हमारे बहुत बड़े कथावाचक भी हैं, वो ऐसे ऐसे अपशब्द बोलते हैं, आपको 2027 तक और भी इनकी जो है संख्या बढ़ती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर जो है आप जो है जैसे कि अनिरुद्ध आचार्य जी हैं, उनके अगर आश्रम में जाइए, गौरी गोपाल, गौरी महिला का नाम है ना, गौरी गोपाल के नाम से आप जो है महिला वो कर रहे हैं, आश्रम चला रहे हैं, और जो वृद्ध महिलाएं हैं उन्हीं का आप खा रहे हैं, कोई पुरुषों नहीं है, पुरुष नहीं है, वहाँ पे महिलाएं हैं। और उसके बाद आप ऐसी शब्द बोलते हैं तो यहाँ पर इनके लिए तो बहुत ही बेहद शब्द है। आप गुरुजी बैगन खाएं, दूसरों को उपदेश सुनाए, वाला हाल है इनका। तो इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए। और महिलाओं को भी कहते हैं गुरु बनाओ जानकर, पानी पियो छान कर, सुना है ना। तो उसी तरीके से आप जो है बैठ जाती है ना, सबको गुरु 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 गुरु। सबसे पहले एक बात बता दें कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं जब वेद कहते हैं व्यास गद्दी पर बैठे ना, तो आप जो कथा में भी बोला गया, पति भी आपका जो है गुरु है, माता पिता भी आपके गुरु हैं। क्या वो कुछ अलग डिफरेंट बोल रहे हैं, कोई चमत्कार कर रही है गुरु जी? तो बताइए। एक आप जाके अपनी समस्या बोलती है, अपने घर की पूरी बात जो किसी को ना पता हो वो सोशल मीडिया पे जाके उजागर करके बोलती हैं, फिर वो मजाक बनाते हैं। और मिमिक्री वाले जो बाबा हैं फिर वीडियो बना के उसका जो है पैसा खा रहे हैं, मीम्स बनते हैं, रील्स बनती है, और रील्स हर बात पोकी बाबा के नाम से भी मशहूर है। मानवी, जिस तरीके से आज विमेंस इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, उनको लगता है वो अच्छा कमाती हैं, अपने जीवन को बहुत अच्छे से वो बिता सकती हैं, क्या ये सब अब खटक रहा है कुछ चुनिंदा लोगों को? देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ, जो कलयुग है ना वो चरम सीमा पे है। जैसी संगत वैसी प्रवचन। इनकी कोशिश होती है कि जैसी संगत आई है उसी टाइप के प्रवचन करें जिससे वो प्रभावित हों। अब इन सबको मालूम है जो एक तबका आता है वो बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो जाएगा। और वो चाहता नहीं है कि जो बहू लेकर के आए वो पढ़ी लिखी हो, क्योंकि अगर पढ़ी लिखी होगी तो घर के काम काज थोड़े से वो कई की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिवाइड करो, सब में बटे रिस्पॉन्सिबिलिटीज। वो चाहते हैं। जैसे कहीं मैं बैठी भी थी तो एक कॉलर ने बोला था कि हमें चाहिए बहू 14 साल की, क्योंकि हमें चाहिए वो घर में कहीं ना कहीं हमारा हाथ बटाए। तो आप बताइए, देखिए कितना प्रभावित कर दिया है उन्होंने, कितना हिप्नोटाइज कर दिया है, क्योंकि मिल जाते हैं भक्त बाबा को झूठ बोल बोल के। कौन नहीं जानता बाबा की आदत और मजबूरी क्या है। मैं तो अंधभक्त के लिए बोलना चाहूंगी, सुधर जा अंधभक्त, छोड़ दे अंधविश्वास, क्योंकि जिस राह पे तू चल रहा है उसकी कोई मंजिल नहीं है, क्योंकि इसकी कोई एक्चुअल में कोई मंजिल है नहीं। आप बाबा को फॉलो कर रहे हैं और बाबा की आज के समय पे कलयुग में मोनोपोली चल रही है। बहती गंगा में हर कोई हाथ धो रहा है। आप देखिए, एक बाबा ने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया तो उसके बाद लाइन लग गई सब लोगों की कि हम भाई किसी तरीके से लाइमलाइट में आ जाए और जितने हमारे जो संगत है वो कहीं ना कहीं डबल हो जाए। अब एक जो ये पोकी बाबा है, सोकॉल्ड पोकी बाबा, उन्होंने महिलाओं के लिए लिव इन रिलेशनशिप पे इतना अभद्र वर्ड यूज किया, मैं आपके चैनल पे नहीं यूज कर सकती। उन्होंने एक टैग लगा दिया महिलाओं को कि जो महिलाएं लिव इन में रहती है वो ये हैं। अब आप बताइए कि संविधान से बढ़कर आपने हर महिला पे उंगली उठा दी इस वक्त। यही सवाल है बिल्कुल, क्योंकि कितनी महिलाएं लिव इन में रहती हैं और वो रजिस्टर्ड मैरिड है, मतलब रजिस्टर्ड है कहीं ना कहीं। क्योंकि अब आज की डेट में जो मैरिज को आप जो भी सुविधाएं मिलती हैं वो अगर आप लिव इन में रहते हैं और रजिस्टर्ड और रजिस्टर्ड नहीं भी है वो सुविधाएं आपको मिलेंगी। आपने उन तमाम महिलाओं पे उंगली उठा दी, उनके कैरेक्टर पे, उनको ये वो गंदा शब्द बोल दिया कि जो महिलाएं और पुरुष बिल्कुल वो है, बिल्कुल साफ है पुरुष का जो। लेकिन वो उसके बाद कुछ उदाहरण ऐसे है मानवी, कुछ उसके बाद वो अगर पूछा जाएगा तो वो कहेंगे कि एक श्रद्धा मर्डर केस हुआ था, याद होगा, तब आफ्ताब ने उसको मार दिया, इतने टुकड़े किए। एक मुंबई में केस हुआ, उसने गर्लफ्रेंड को मार दिया, टुकड़े किए, फेंक दिया। ये सारे उदाहरण वो पेश करने लग जाते हैं और उनका कहना होता है कि भाई हम तो कह रहे हैं कि लड़कियां जो हैं वो सोच समझ कर कदम उठाएं। देखिए, एक तरफ वो बहता लोटा भी बन जाते हैं, कई तरफ वो बोलते हैं। कुछ साल पहले उन्होंने बयान दिया कि हमारी बेचारी जो बहन बेटियां बड़ी सीधी हैं, भोली है, लव जिहाद से वो कनेक्ट कर देते हैं। उनको 2 साल पहले हमारी जो बहन बेटियां थी सीधी और भोली और बेचारी लग रही थी और लव जिहाद से कनेक्ट कर दिया। और आज की डेट में वही हमारी बहन बेटियां जो भोली थी, आज की डेट में वही कैरेक्टर्स उनको दिख रही हैं। ये देखिए, चश्मा उन्होंने कैसे उतार दिया है। पहले इतना वो फिर भी अगर अपना वो अगर बोलते थे कि बहन बेटियां बोली हैं, अपने पेरेंट्स से शेयर करना चाहिए, काफी हद तक लोग सहमत थे। लेकिन आज की डेट में लोग कहीं ना कहीं जागरूक हो गए और वो दिन दूर नहीं है जो लोग खुद ही इंसाफ कर देंगे। कहीं ना कहीं ये किसी चौराहे
चौराहे में पकड़े जाएंगे। जैसे भी हाल ही में देखा ना, मौलाना जी ने एक बयान दिया और लोगों को पसंद नहीं आया तो लोगों ने उनको कूट दिया। तो वो दिन दूर नहीं है कि लोग खुद इंसाफ करेंगे, इनको उठा करके चौराहे पर रख देंगे और कूट देंगे इनके गले में। मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन जब लोगों की आंखें खुलेंगी, उनको लगेगा कि हाँ प्रवचन कुछ ज्यादा ही ओवरबोर्ड हो गया, तो गले में जूते की माला डालेंगे, गधे पे बैठाएंगे और जुलूस निकाल डालेंगे। तो यानी कि कोई ऐसा लगता है, माया जी ऐसा लगता है कोई स्ट्रेटजी चल रही है, क्योंकि चाहे मौलाना के बयान की मैं बात कर लूँ, चाहे अभी जो धर्म के गुरु जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो कथा वाचते हैं, जिनकी कथा सुनने के लिए जाते हैं, ये एक स्ट्रेटजी चल रही है कि इस तरीके के बयान दिए जाएं, बोले जाएं, या फिर महिलाओं पर एक अदृश्य सा दबाव डालने की कोशिश, इनविजिबल दबाव? देखिए ट्रेंड नहीं चल रहा, बोलते सभी लोग हैं। देखिए दो चीज़ें सुनिए, हम ना जिन वक्तव्य को उठाते हैं वो ज़्यादातर पॉलिटिसाइज हो जाते हैं, शब्दों का राजनीतिकरण हो जाता है। जिन मौलाना का इन्होंने जिक्र किया, उन्होंने उनके देखिए पूरे देश में दुबाला हुआ, सब लोग चिल्लाए, लेकिन उनके पति ने कोई शब्द नहीं बोला। तीसरा व्यक्ति आके मार गया, तो उस मुद्दे को उठा के जो पॉलिटिसाइज कर दिया गया। एक तो पहली बात उस मुद्दे पे ये हुई। नहीं, हालांकि विचार तो वहां भी गलत थे ना। विचार गलत नहीं थे। उन्होंने बोला, मौलाना ने शब्दों का चयन गलत करा। वो अपनी भाषा के हिसाब से शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, क्योंकि जिस धर्म से ताल्लुकात रखते हैं उनके यहाँ तो पूरा हिजाब पहना जाता है, पूरा ढका जाता है। हमारे यहाँ तो साड़ी सबसे पवित्र माना जाता है। हमारा हिंदू धर्म में साड़ी एक अच्छा अब कपड़ों में माना जाना, परिधान में आता है। तो मैं उस पर बात नहीं करूँगी। उनकी भाषा गलत थी मौलाना साहब की, जिन्होंने जिस तरह से गलत बोला, और वो भी जब एक जनप्रतिनिधि है, वो जो समाज में एक सम्मानित पद पे है, अगर वो इस तरह की सोच उसके प्रति रखते हैं तो आम महिलाओं के प्रति उनकी सोच के विचार हम लोग को पता लगे। दूसरी बात, ये ट्रेंड नहीं है आजकल। एक देखो, मैंने पहली बात बोला कि मैं ऋतंभरा जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ, प्रेमानंद जी की बात है, उन्होंने बोला, लेकिन लास्ट में उसको मोड़ तोड़ के बोला, क्योंकि कानून के हिसाब से इसको सही कर दिया गया। तो अब ये इस पे आपत्ति का विषय होना चाहिए, लेकिन लोगों को उनको नैतिकता का पाठ पढ़ाएं। हम नैतिक शास्त्र पढ़ रहे हैं। ये पहले समय में अपराध होता था तो बोल दिया, अब ये ट्रेंड में बोल के जब बोल दिया, लेकिन वो मुद्दे, ये वाले मुद्दे बोलते रेगुलर सभी गुरु हैं, आप ये देखिएगा, लेकिन कुछ मुद्दे हाईलाइट हो जाते हैं, उठ जाते हैं, जो मीडिया में ट्रायल पे आ जाते हैं, बात होने लगती है। ये भी तो सुनते हुए आते हैं कि परिवर्तन इस संसार का नियम है। परिवर्तन है, देखिए उस हिसाब से जैसे जैसे बढ़ रहे हैं और समय के हिसाब से हर कोई अपने आप को, इसको हम जनरेशन गैप के हिसाब से देखेंगे। गुरुजी कितने वर्ष पुराने हैं, वो उतने समय का इतिहास अभी भी जी रहे हैं। अगर वो आके मेट्रो, क्योंकि गुरुजी वृंदावन से बाहर नहीं जाते, मैंने कहीं पढ़ा गुरुजी वृंदावन से बाहर नहीं जाते, उनका ज्ञान वृंदावन तक सीमित है। अगर उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रांगण में घूमने के लिए बोल दिया जाए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के गलियारे में घूमने बोल दिया जाए, वहाँ नहीं गए। अभी जो जनरेशन गैप के हिसाब से, एजुकेशन के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें बदल गई। नई जनरेशन, इवन मैं कहती हूँ मेरे से बच्चे, हमारा जनरेशन गैप है, हमारी सोच उनकी सोच में जमीन आसमान का गैप है, जनरेशन गैप है। तो उनके कपड़े, उनका पहनावा भी उसी तरह का है, उनकी सोच भी ऐसी है। आपका कहना है कि एक जनरेशन गैप है। ये बेसिकली जनरेशन गैप है। जनरेशन गैप का सोच है जो कभी फिल नहीं होगा। इवन जब देखिए हम उस उम्र के दौर पे पहुंचेंगे तो हो सकता है हमारी आगे वाली, तो क्या लगता है ये जनरेशन गैप है जिसके चलते ये इतना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, और इस तरीके के बयान, उनको लगता है उन्होंने जो अब तक देखा वो सही है, उसी के हिसाब से चलना चाहिए, और जो जेनजीज हैं, अल्फा हैं, उनको लगता है कि नहीं भाई हमें आगे बढ़ना चाहिए, हम आज के दौर में जीने वाले लोग हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता जनरेशन गैप है, ये पिक एंड चूज गैप है। अगर जनरेशन गैप है तो पहले जमाने में बैलगाड़ी होती थी, तो अब ये प्राइवेट जेट में क्यों घूमते हैं? अब ये फर्स्ट क्लास में क्यों ट्रैवल करते हैं? अगर जनरेशन गैप है तो परिवर्तन किया ना, अपने आप को अडैप्ट किया। अगर पहले ज़माने में हम अगर टाइम देखना होता था, उसका एक अलग मेथड होता था टाइम देखने का, वो ज़मीन पे कुछ करके हम टाइम देखते थे। आज वो लाखों की, करोड़ों की घड़ी पहनते हैं। ये जनरेशन गैप है। अगर पहले ज़माने में फ्रिज नहीं होता था, मटके का पानी पीते थे, आज फ्रिज आ गया, एसी आ गया, तो इतना ही है। तो वो एसी को छोड़ करके बाहर बिल्कुल बाहर तपती गर्मी में खड़े होकर के बात करें। महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, क्यों नहीं घूमते बैलगाड़ी में? पहले बैलगाड़ी में घूमते थे ना। अगर जनरेशन गैप होता तो अभी भी बैलगाड़ी में घूमते, अभी भी रिक्शा में घूमते, लेकिन अब करोड़ों की गाड़ी में घूमते हैं। ये कहीं ना कहीं संगत का पैसा है। ये इनके जो भक्त हैं, ये जो संगत करते हैं, भक्त है, ये भक्त का जो चढ़ावा है, चढ़ावे का पैसा है। लेकिन भक्तों की आंखें, मैं हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से बोलती हूँ, भक्तों को सुनना चाहिए कि आप ही के पैसों पे ये इतना राज कर रहे हैं और ऐसे ऊल जलूल स्टेटमेंट कर रहे हैं, और उसी राह पे ये लोग चल रहे हैं। तो सोसाइटी कहाँ जा रही है? मुझे लगता है सोसाइटी को चेंज होने में बहुत अब जरूरत है। सोसाइटी को चेंज होने की ज़रूरत है। कृष्णश्री, जैसे कि बोला मानवी ने कि सोसाइटी को अब बहुत बदलने की ज़रूरत है, तो लगता है कि हाँ, सोसाइटी में बदलाव की ज़रूरत है।
बिल्कुल बदलाव तो लाना चाहिए। और साथ ही ये भी कहेंगे कि आप ये देखेंगे ना, जहाँ पे पुरुष कथावाचक होते हैं ना, वहाँ महिलाओं की सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। बिल्कुल। और महिला अगर कथावाचक होगी, वहाँ पे बहुत कम लोग होंगे। ये बात मैंने देखी है और कब से देखती चली आ रही हूँ, ये बात सच है। तो इसीलिए ना कहीं जो चीज़ें हैं ना, ये बोल रही हैं सही बोल रही है। मैं यहाँ पर कहूँगी गलती हमारी अपनी महिलाओं की है। हमें खुद जो है सोचना चाहिए, पहले अपना घर परिवार देखें, हमें खुद को देखना है। क्यों दूसरे की राय लेके, क्यों अपने आप को कलंकित करने के लिए बैठी रहती हैं? क्यों बैठी रहती है? 3 बजे से लेके 9 बजे तक कथा सुनती हैं। वो कथा कोई नई होती है क्या? अगर कोई महिला सुना रही है तो नहीं सुनेंगे। महाराज जी ने कहा नाचो, तो नाचना चालू कर देते हैं। किस कथा में लिखा है कि नाचो? नहीं, आप जो है ठीक है नाच रहे हो, एक उससे कहते हैं कि भाव आप होता है वो, भाव में नाच रहे हो, वो ठीक है। मगर इस तरीके की जो चीजें हैं ना कहीं महिलाओं ने ही खुद बढ़ावा दिया है, जिसकी वजह से आज जो है इस तरीके की जो बातें निकल के आ रही है। एक चीज और है, जो चेले चपाटे होते हैं ना साथ में, वो जो है महाराज जी तक कैसे पहुंचाते हैं, क्योंकि वो दिन भर तो शायद मेरे ख्याल से लोगों के साथ में उठना बैठना और उसमें रहते हैं। उनको बताता कौन है कि आजकल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है? कुछ उनकी भी गलती है जो उन्होंने जो आजकल अपने दायरे में जो बहुत सारे चेले चपाटे रखे हैं, जिनसे निकल के फिर बाद में आप उनसे मिल सकते हो। फिर उसके बाद इस तरीके की जो है उनको रास्ता कहीं ना कहीं भटका दिया गया। और सोच की जहाँ तक बात है, आज भी आप देखिए ना, हमारे घर में भी बड़े बूढ़े हैं, तो वो कहें गाड़ी में तो सब में बैठेंगे, चाहे कितनी भी लग्जरी गाड़ी हो, किसी में बैठेंगे, सब बैठेंगे, मगर जो है सोच वही नहीं, पहले हमारे ज़माने में तो ऐसा होता था ऐसा होता था। आज भी बोलते हैं, तो क्या हम उनकी सोच को थोड़ी चेंज कर सकते हैं? वो ठीक है समय के हिसाब से चल रहे हैं, मगर समय के हिसाब से उस चीज़ को नहीं अभी तक अपना पा रहे हैं कि जैसे उन्होंने पहले देखा था, पहले क्या क्या होता था। आज भी देखिए व्हाट्सएप पे देखते हैं तो लोग डालते हैं कि पहले 19 में ऐसे चलता था, ऐसा चलता था, ऐसा चलता था। अब कहाँ है, याद करते हैं। कहीं ना कहीं क्या हो गया है कि पहले की कच्ची दीवारें होती थी, दिल जो है सच्चा होता था। आज मजबूत दीवारें हैं मगर दिल कच्चे हैं और छोटे हो गए हैं दिल। तो वही चीजें हैं लोगों के अंदर है जो आप लोगों के सामने तक पहुंचा रहे हैं। तो इसमें मेरे को नहीं लगता। यानी कि ये कहा जाए कि जो आपके अंदर की बातें हैं, जो आपके मन में खटकरी हुई बातें हैं, आप उसको बोल रहे हैं, लेकिन आपको नहीं पता कि ये कितनी बड़ी बात आपने महिलाओं के लिए बोल दी है। महामंडलेश्वर सरिता गिरी जी, ये इतनी बड़ी बड़ी बातें जो महिलाओं के लिए बोल दी हैं, अब क्या इन बयानों को वापस ले पाएंगे? और ना जाने कितनी महिलाएं होंगी जो इनकी अनुयायी होंगी और अब इन बयानों को बाद देखने के बाद, सुनने के बाद उनको लगा होगा कि हमसे तो गलती हो गई। सबसे पहले तो महिलाओं को, पुरुषों को, मैं तो पुरुषों को भी बोलूँगी कि उनको भी जागृत करने का समय अभी आ गया है कि वो किस तरह, किस परिवेश में, किन लोगों के साथ रहकर और क्या चीज़ ग्रहण कर रहे हैं। पहले तो उनको सही और गलत का अनुभव होना जरूरी है और ये हम सब का कर्तव्य होता है, हम सब का, कि कहीं ना कहीं से इन सबको अब जागृत करें, सही और गलत के बारे में बताएं कि सही और गलत क्या है। और जो महिलाओं पे इतनी सारी टीका टिप्पणियाँ जो कंटिन्यू जो ये लोग करते आ रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है इनके पास कुछ और कार्य नहीं है क्या महिलाओं के साथ केवल टीका टिप्पणियाँ करने के बाद। और इतनी बड़ी टीका टिप्पणी करने के बाद जरा सोचिए ये पूरे देश में जितने भी लोग हैं इसका कितना फ़ायदा उठा रहे हैं। क्या ये बात समझ में लोगों को नहीं आती है कि जो हमारे समक्ष ये जो बातें जो चल रही हैं महिलाओं के बारे में, वो दूसरे इसका कितना फ़ायदा उठाते होंगे? तो इन सब फायदों से बचने के लिए कम से कम आप अपनी महिलाओं को, जो पूरे समाज में हैं, जो आपके लिए समर्पित भी होती हैं, कम से कम उनके बारे में ऐसी जगह टीका टिप्पणी करना ठीक है। तो मदन जी महाराज, लगता है कि आज जो हम इतनी देर इसके बारे में बात कर रहे हैं, पिछले हफ्ते भी हमने इसकी बात की, अभी ये सिलसिला रुकने वाला है या फिर अभी लंबा चलेगा? कोई और भी आके महिलाओं को कुछ भी बोल के चल देगा? देखिए, अभी जैसे साध्वी ऋतंबरा जी का ये जो वीडियो आया था, ये पुराना वीडियो था, तो ट्रेंडिंग में अभी बहुत लोगों ने, बहुत संतों ने बहुत कुछ बोला होगा, शायद वो भी वायरल हो जाए। श्रद्धा जी, ये बात है कि ट्रेंडिंग के हिसाब से चीज़ें निकाल के लोग इसको एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहे हैं। जितनी बात प्रेमानंद जी ने बात कह दी, मुझे लगता है कि उनकी भाषा और उनका जो पॉइंट है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अब रही बात महिलाओं पर जो टिप्पणी हो रही है ना, इसको कुछ एक दायरे में बांधने की ज़रूरत है इस विषय को। देखिए, पहली बात है कि विवाह स्थिर रहना चाहिए। विवाह अगर संबंध स्थिर रहेगा पति पत्नी दोनों का, तो घर टिका रहेगा, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में ही तीनों आश्रम शेष, तीनों आश्रम टिके हुए हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में भी भिक्षा वहीं से मिलती है गृहस्थ से, वानप्रस्थ में भी वो गृहस्थ पे आश्रम पे टिका हुआ है, संन्यास आश्रम तो टिका ही है ही। तो इसलिए गृहस्थ में पति पत्नी का संबंध जो है, इसको स्थायित्व कैसे, इसमें मेच्योरिटी कैसे आए, वो कैसे लंबे समय तक एक साथ रहें
और अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें और खुद भी सुखी रहें। और जब उसके बाद तो फ्रीडम है ही, ध्यान साधना मुक्ति, खैर इसी की है ना? काउंसलिंग उनको जी, करनी चाहिए थी कि बिल्कुल। जिनके वैवाहिक जीवन में थोड़ा भी उतार चढ़ाव आ रहा है वो कैसे अपने वैवाहिक जीवन को ठीक करें। उसके उलट बोल गए कि भाई कि कैसे वो अलग हों जल्दी से। ये बयान तो कुछ इस तरीके से निकल कर सामने आता है। योगेश्वरी जी, आप एक कथावाचक हैं, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो लोग महामंडलेश्वर कथावाचक, उन आपको लगता है आपकी जिम्मेदारी अब और भी ज़्यादा बढ़ जाती है समाज तक ये बताने के लिए कि नहीं भाई, महिलाओं का अपना एक अस्तित्व है, एक सम्मान है, वो सम्मान के योग्य हैं और जिस तरीके से नारी शक्ति कहा जाता है उसका पालन हर किसी को करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो बहुत जरूरी है क्योंकि आज का ये जो समाज है ये इस बात से भटकता जा रहा है और संतों को और ये जो भागवत कथावाचक है इसीलिए बनाया गया है कि आप ये संदेश दें हमारे भारत को कि स्त्रियां पहले से ही पूजनीय थी, आज भी हैं और हमेशा रहने वाली हैं। स्त्री को आप जो देते हैं वो आपको हर चीज डबल करके देती है। और यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले वो मारने वाली ड्रम वाली बात आ रही है, आप क्या दे रहे हैं उस स्त्री को? वो आपको वैसे ही परोस के सब चीजें दे देगी। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत जरूरी है इस चीज को, हमारे संतों को इस चीज को समझनी चाहिए। इतनी बातें विवाद क्यों हो रहे हैं? क्योंकि ये सब चीजें हुई हैं, ये सब चीजें बोली जा रही हैं स्त्रियों के लिए, इसीलिए इतनी बातें उठ रही हैं और इतनी बातों पे चर्चा हो रही है। दिनेश जी, देखिए, एक मैं आपको गोपनीय बात बताना चाहता हूँ वृंदावन की। इन संत भगवान के यहाँ जितनी भी महिलाएं रह रही हैं सभी अमीर घर से हैं। वो महिलाएं जो इनको उल्टा दान देती हैं। इनके यहाँ किसी भी गरीब महिला का या गरीब बुजुर्ग महिला के लिए स्थान नहीं है। 90% महिलाएं अमीर हैं, बड़े बड़े घरों से हैं। वो वृंदावन में भजन करने आई है तो ये लोग उनको आकर्षित करते हैं कि आप हमारे यहाँ रहो, हम माताओं की सेवा करते हैं, एसी रूम देते हैं इनको। तो ये उनका उल्टा फायदा उठाते हैं। इनको करोड़ों अरबों रुपए देती है वो महिलाएं। इस किसी भी आश्रम में गरीब महिला को स्थान नहीं है, गरीब बुजुर्ग को स्थान नहीं है, अमीरों को स्थान हर जगह मिल जाता है। बिल्कुल, यानी कि वही अमीर महिलाएं वहां पर होती हैं। सुरक्षित कीजिए। तो ये बहुत बड़ी बात कही है। तो मानवी, यानी कि ऐसे भक्त हैं, ऐसे भक्तों को चुना जाता है जो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग होते हैं ताकि जो ऐसे कथावाचकों का महिमा मंडन हो सके। देखिए, मैं तो ये बोलना चाहती हूँ, गंदा है पर धंधा है ये इनका कहीं ना कहीं धंधा बन चुका है। क्योंकि अगर ऐसे ये नहीं करेंगे तो ये दिखाएंगे कैसे अपनी रील्स में कि हम देखिए कितना दान कर रहे हैं, कितना पुण्य कर रहे हैं, हमारे पास कितनी गौ माता है, हम गौ माता की सेवा कर रहे हैं। वो जो महिलाएं उन्हें पैसा दिया, लेकिन वो ये नहीं दिखाएंगे पैसा दिया है, वो ये दिखाएंगे देखो हम कितनी ऐसी जो विधवा महिलाएं हैं या ऐसी महिलाएं हैं जिनको बच्चों ने छोड़ दिया है, हम उनको एक घर दे रहे हैं, रहने का एक शेल्टर दे रहे हैं। और दुख की बात यह है कि हमेशा ये संविधान से ऊपर समझ रहे हैं, ये कोर्ट कचहरी से ऊपर ये चाहते हैं। ये इनको लगता है कि जो जुडिशरी है वो सेकेंडरी है, ये सबसे ऊपर है। ये सलाह देना शुरू हो जाते हैं, अच्छा अगर आपकी मैरिज में ठीक नहीं है तो आप ये कर दीजिए, ये कर दीजिए। मुझे लगता है कोर्ट ने, न्यायपालिका ने एक सेशन बना रखा है, उसको मेडिएशन सेशन कहते हैं, कि अगर आपकी शादी ठीक नहीं है, आप पहले अप्रोच करते हैं डिवोर्स के लिए, अगर आप इनिशियल डिवोर्स के लिए अप्रोच करते हैं तो कहीं ना कहीं कोर्ट भी सबसे पहले आप दोनों के रिश्तों को, संबंधों को ठीक करने के लिए 3 या 5 मेडिएशन सेशन में, गलत हो सकता है लेकिन 3 या 5 कहीं है, आप सेशन लीजिए। कहीं ना कहीं वो भी एक चाहती है कि आपकी मैरिज रुक जाए, और अगर उसके बाद भी उनको लगता है कि ठीक है, अगर आपके विचार नहीं मिलते या कोई भी कारण है तो आप सेपरेट हो जाइए। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर संविधान भी आपको एक पाथ दिखा रहा है और बहुत अच्छा पाथ दिखा रहा है कि आप दोनों मिल करके जुड़ जाएं, तो वो बेटर है ना, क्योंकि वो पुरुष की भी सुनता है, वो महिला की भी सुनता है, वो फैमिली की भी सुनता है, वो आपके इन-लॉज की भी सुनता है, और उसके बाद वो एक सजेशन देता है कि किसी तरीके से ये जो 4 पहिए हैं वो 4 पहिए इकट्ठे रह करके गाड़ी आगे बढ़ती है। लेकिन ये उन पहियों को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ते, वो भड़काने में संगत को, और जितनी महिलाएं सुन रही हैं या जो भी संगत सुन रही है वो कहीं ना कहीं भड़क जाती है। अच्छा आज की स्त्री ऐसी है, अच्छा आज का पुरुष ऐसा है, कहीं ना कहीं एक दिमाग में परसेप्शन बना लेता है, जो आज की डेट में मुझे लगता है बहुत हानिकारक है। नहीं, ये बहस का मुद्दा मानवी मुझे लगता है उसके बाद भी छिड़ा है, जब चाहे नीले ड्रम की मैं बात कर लूँ, चाहे अभी राजा का मर्डर हुआ शिलोंग ले जाकर, मैं इन तमाम जितने भी हत्याएं हुई हैं इनकी बात कर लूँ, इसके बाद जो है एक हर किसी के ज़ुबान से आपको ये सुनने को मिलता है कि देखो देखो महिलाएं कैसे अपने पतियों का मर्डर कर रही हैं। तो इसके बाद भी ये जो चर्चा है ज़्यादा तेज़ हो गई है।
देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि हम किसी भी एक नतीजे पे नहीं पहुंचे हैं, अभी भी ट्रायल चल रहा है। हाँ। अभी एक क्वेश्चन मार्क है कि हो सकता है, तो हो सकता है मतलब बहुत कुछ है। मैं तो अभी भी कहती हूँ कि वो जो ड्रम वाला केस है उसमें भी शायद वो नहीं हो, कुछ और ही सच बाहर निकल करके आए, क्योंकि 14-14 साल कोर्ट में केस लड़ता चलता है और बाद में तथ्य कुछ और ही निकलते हैं। और चाहे ये उसका मामला ले लीजिए, जो एक सुना था कि मेघालय वाला मामला, सोनम, जो जिसमें तो वहां पे भी अभी ट्रायल चल रहा है, तो अभी कंक्लूजन पे नहीं पहुंचे। अभी वो आरोपी है, दोषी करार नहीं हुए हैं, लेकिन ऐसा कुछ निकला ही नहीं। एक उसमें भी एक महिला थी, रिया के लिए कितना उंगली उठाई, लेकिन कहीं ना कहीं उसको क्लीन चिट मिल गई। तो कंक्लूजन पे आने से पहले कोर्ट का ट्रायल होने दीजिए, कोर्ट का जवाब आने दीजिए, फिर अब महिला को ठीक बोलिए। है, तो ठीक मैं है, तो ठीक यही है। बोलना तो चाहती यानी हूँ। कि अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन उससे पहले ही कोर्ट के आने, कोर्ट कुछ कहे उससे पहले पूरा समाज कहने के लिए खड़े हो जाता है। समय बहुत कम बचा है, मैं क्लोजिंग कमेंट आप सबसे लेना चाहूंगी। सरिता जी, आपसे शुरुआत। सबसे पहले समाज को एक दिशा दिखाने की ज़रूरत है। ख़ास तौर से ये जो वाहियात चीज़ें हैं उनसे बिल्कुल दूर रखने की आवश्यकता है। और हम साधु संत जितने लोग हैं या जो कथावाचक हैं, सभी लोग, मैं तो कह रही हूँ आम पब्लिक लोग भी, वो सभी को कम से कम अंधविश्वास से दूर रखें। ये मेरा एक मानना है। जी माया जी। देखिए, मैं कहती हूँ संत समाज का काम है धर्म का प्रचार करना, धर्म के प्रति आस्था जगाना लोगों को, तो आप बखूबी कीजिए और कर रहे हैं, और हम उसके प्रति आपके आभार व्यक्त करते हैं और मानते भी हैं। लेकिन जब धर्म समाज के प्रचारक अगर समाज के संविधान के नियमों में घुसेंगे, लोगों के अधिकारों में घुसेंगे, उनके अधिकारों के ऊपर इस तरह के आरोप और शब्दों का प्रयोग करेंगे, तो वहाँ निश्चित तौर पर आवाज उठेगी और ये अब ये खुलकर एक आंदोलन का रूप ले लेगा कि धर्म समाज वही हो रहा है। कुछ सेकंड में बदन जी। देखिए, जैसे घर के बड़े बुजुर्ग कुछ कटु वचन कह देते हैं, कई बार हो सकता है उनकी भाषा भाव कुछ, मतलब भाव तो शुद्ध रहता है, कुछ कठोर शब्द कह देते हैं, तो वैसे ही मान लेना चाहिए। स्वामी प्रेमानंद जी भी अनुभवी संत हैं और उन्होंने अगर कुछ कहा है तो उसको आपसे नहीं, जैसे घर के बुजुर्ग ने कहा है, उस तरीके से समझना चाहिए। कृष्णाश्री, देखिए, हम लोग जो है संविधान से ऊपर तो है नहीं। अगर किसी ने कुछ कह दिया, कोई भगवान तो है नहीं जो हम उनको माफ नहीं करें। अगर उन्होंने कहा है तो इनको कोशिश है कि अगली कभी कुछ ऐसी चीजें ना करें, नहीं होना चाहिए। योगेश्वरी जी, बहुत फटाफट आप क्लोजिंग कमेंट। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि ये हमारे सारे संत समाज के लिए ठीक नहीं है। हमें आगे से जागरूक होना पड़ेगा और सारे संत समाज को जागरूक होना चाहिए। आगे से कोई ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए किसी को भी, दिनेश शर्मा फलाहारी के लिए या किसी के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन संत भगवान को गरीब भक्तों से तो दूर से दर्शन कराते हैं, और जो अमीर भक्त होते हैं उनको नजदीक से दर्शन होते हैं। तो ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। मानवी, कुछ ही सेकंड्स में। देखिए, मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं लोगों को अपनी आंखें खोलनी चाहिए और ऐसे जो सो कॉल्ड कथावाचक हैं उनसे थोड़ा सा परहेज ही रखना चाहिए। कुल मिलाकर यही इसका कंक्लूजन निकला है कि एक तो भाषा की मर्यादा होनी चाहिए और लोगों को भी सोच समझकर अपने किसी भी गुरु कथावाचक को चुनना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भारत एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक बार फिर से मैं सभी को कहना चाहूंगी, बहुत बहुत धन्यवाद।